नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास मैंने एकदम बहुत बढ़िया तरीके से चैप्टर वाइज बनाकर रख दिया है फोल्डर में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोल्डर का लिंक है। अब आधुनिक भारत के इतिहास में वो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं जिसे आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में ये 7वां लेक्चर होने वाला है और इस वीडियो के अंदर बंगाल विभाजन की बात करेंगे। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905 में अंग्रेजों ने कर दिया और उसके बाद हमने क्या किया, हमने आंदोलन चलाए ना। उस आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। बंग भंग का मतलब होता है बंगाल विभाजन, बंग का मतलब बंगाल, भंग का मतलब विभाजन। और इसी आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी कहा जा रहा है और बहिष्कार आंदोलन भी कहा जा रहा है। बहिष्कार आंदोलन स्वदेशी आंदोलन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस आंदोलन का जो तरीका था वो हमने क्या किया, बहिष्कार किया। अंग्रेजों के सामान का, अंग्रेजों की हर चीज़ का हमने बहिष्कार किया, तो इसलिए बहिष्कार आंदोलन है। और हमने बहिष्कार अंग्रेजों का किया तो क्या किया होगा, खुद की चीज़ अपनाई होगी, स्वदेशी चीज़ अपनाई होगी। तो स्वदेशी चीज़ अपनाने के कारण इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी कहा जा रहा है। ये क्लियर हो गया। तो एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताता हूँ, आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो इस समय भारत का वायसराय कौन था जब भारत का जो बंगाल का विभाजन किया गया? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड मैं आपको बताऊं, 1899 ये भारत का वायसराय बनता है, 1905 तक रहता है भारत का वायसराय। और इसी के टाइम पीरियड पर बंगाल का विभाजन हुआ था। इसी ने पूरी रूपरेखा लिखी थी बंगाल विभाजन करने की। और बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव इसने 1903 में ही रखवा दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इसने यहाँ से प्रस्ताव भेज दिया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1903 में रखा गया और वो पास हो गया। और इससे पूछा गया कि बंगाल का विभाजन क्यों कर रहे हैं आप? तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि प्रशासनिक कारणों के कारण हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल वाला इलाका, ये देख लीजिए मैप में, इतना बड़ा इलाका है। इसने कहा कि इसको प्रशासन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए अगर 2 भागों में बांट दिया जाएगा और दोनों भागों में अलग अलग गवर्नर नियुक्त किए जाएंगे, अलग अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए जाएंगे तो वो संभाल लेंगे। लेकिन इसकी ये मंशा नहीं थी, ये दिखाने के लिए तो ये था, लेकिन अंदरूनी मंशा इसकी कुछ अलग ही थी। हिंदू और मुस्लिम में दरार डालने की इसकी मंशा थी, वो सब मैं अभी बताऊंगा। तो फिलहाल ये फैक्ट याद रखिए। प्रस्ताव कब रखा गया? 3 दिसंबर 1903 को। और विभाजन की घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई और 20 जुलाई 1905 को अगले दिन पूरे अखबार में छाप दिया गया। लेकिन विभाजन हुआ कब, विभाजन लागू कब हुआ और घोषणा कब हुई, ये अलग अलग प्रश्न है। तो फाइनली लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को। तो 19 जुलाई 1905 ये वो डेट है जब ये बताया गया कि भैया 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होने वाला है। सुनो सुनो, 19 जुलाई 1905 को ये अनाउंस किया जा रहा है कि भैया आने वाले अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाएगा। ये अनाउंस किया गया 19 जुलाई को और अगले दिन न्यूज़ में छप गया। तो 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में छाप दिया गया। मेन डेट जो है ना, ये विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 और विभाजन लागू कब हुआ, ये 2 डेट इंपॉर्टेंट है। प्रस्ताव कब रखा गया ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। देख लीजिए, ये बंगाल वाला इलाका है, पूरा इतना बड़ा इलाका बंगाल, मतलब आज का बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम वाला भी इलाका, ये सब जो है बंगाल में आता था। और जो बांग्लादेश वाला इलाका, ये सब उस समय बंगाल का इलाका था। ठीक, अब समझने का प्रयास कीजिए। बंगाल का विभाजन कर दिया, एक पूर्वी बंगाल है, ईस्ट बंगाल, और एक पश्चिमी बंगाल है। ऐसा व्यवस्था इसने किया ना कि जो पूर्वी बंगाल है इसमें मुसलमानों को इसने बाहुल्य कर दिया, बहुमत में मुसलमानों को कर दिया और माइनॉरिटी में हिंदू को कर दिया। और पश्चिम वाले इलाके में इसने हिंदू को बहुमत में कर दिया और मुसलमानों को जो है माइनॉरिटी में कर दिया। देखिए ये मैप में देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है, ये वाला इलाका पूर्वी बंगाल है ना, यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में है, हिंदू माइनॉरिटी में। जबकि रेड कलर में जो है ये आपका पश्चिमी बंगाल, इसमें हिंदू मेजोरिटी में है और मुसलमान माइनॉरिटी में कर दिए, ताकि आपस में लड़ते रहें और इनके बीच में जो एकता पनप रही थी, क्योंकि राष्ट्रवाद उस समय अपने चरम सीमा पर था। ठीक है, राष्ट्रवाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। उसको तोड़ने के लिए, कम करने के लिए, तो तोड़ो बांटो और राज करो की नीति अपनाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। जो पश्चिमी बंगाल था इसकी राजधानी कलकत्ता बना दिया गया। पूरे बंगाल की राजधानी पहले कलकत्ता था ना, इसको कलकत्ता, अब राजधानी इसकी होगी वेस्ट बंगाल की। हालांकि उस समय पूरे भारत की भी राजधानी कलकत्ता ही थी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ का एंड्रयू फ्रेजर था। ये एंड्रयू फ्रेजर पूरे बंगाल का उस समय गवर्नर हुआ करता था, लेकिन अब बट गया तो इसको पश्चिमी का बना दिया गया और पूर्वी वाले का
जो गवर्नर था, एक नया गवर्नर चुना गया, बैम्पफील्ड फुलर। कई किताबों में मैंने देखा हिंदी में लिखाया गया है ब्लूमफील्ड फुलर, ये इसका एग्जैक्टली नाम है ना, बैम्पफील्ड फुलर, ये इसका एग्जैक्ट नाम है। और पूर्वी बंगाल का जो राजधानी है वो ढाका, जो आज बांग्लादेश में पड़ती है। अब समझने का प्रयास कीजिए कि पश्चिमी बंगाल में कितने हिंदू थे और मुसलमान कितने थे, और पूर्वी में क्या है सिस्टम था। पश्चिमी में हिंदुओं की संख्या 4,40,00,000 लगभग थी और 90 लाख मुसलमान थे और बाकी अन्य थे। तो कुल मिला जुला के जनसंख्या लगभग 5,40,00,000 थी पश्चिमी बंगाल की। पूर्वी बंगाल की जनसंख्या 3,10,00,000। तो इसमें बंटवारा किया जाए तो हिंदू 1,30,00,000, माइनॉरिटी में 1,80,00,000 मुसलमान हैं और बाकी अन्य वर्ग थे। तो ये बांट दिया गया ऐसे। तो आप समझ पा रहे हैं। तो भले वो कह रहा था लॉर्ड कर्जन कि हम प्रशासनिक दृष्टि से ये बांट रहे हैं, लेकिन हकीकत में उसने हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए ऐसा किया था। तो विभाजन का वास्तविक कारण क्या था, ये समझने का प्रयास कीजिए तो आपको हूबहू सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। राष्ट्रवाद का जो सबसे पहले जो उदय हुआ ना भैया, ये बंगाल में ही हुआ। बंगाल ही था राष्ट्रवाद का गढ़। तो ये राष्ट्रवाद का गढ़ था, इसीलिए हमें अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए ऐसा उसने किया अंग्रेज़ों ने, और उसमें ये कामयाब भी हो चुके। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में दरार उन्होंने डाल ही दी थी। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना को कम करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। आप समझ पा रहे हैं मेन कारण क्या था। अब हमने आंदोलन भी करना था, उन्होंने बंगाल का विभाजन करना था, तो हमने उसके विरोध में आंदोलन करना था। डेट आपको याद है ना, लागू 16 अक्टूबर को होगा, लेकिन 19 जुलाई 1905 को घोषणा कर दी गई है कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। तो जुलाई में घोषणा हुई 19, हम लगभग 19 जुलाई से अगस्त 7 अगस्त, तो कितना टाइम हुआ, 7 और 11, लगभग 18 दिन बाद हमने कलकत्ता के अंदर एक जगह है टाउन हॉल में एक राजा थे, कासिम बाजार के राजा, उनका नाम था मानिंद्र चंद्र। इन्हीं की अध्यक्षता में एक सभा बुलाई, क्योंकि हमने सभा बुलानी ही थी, हमने लोगों को इकट्ठा करके कुछ भाषण देना था आंदोलन चलाने के लिए। तो आंदोलन की शुरुआत में कैसे होता, 7 अगस्त से। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा बुलाई जाती है। किसकी अध्यक्षता में, कासिम बाजार के महाराजा मनिंद्र चंद्र की अध्यक्षता में एक सभा बुलाई जाती है। सबसे पहला फैक्ट आपको ये याद हो गया। यहाँ पर जो सबसे प्रमुख नेता होते हैं वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कौन नहीं जानता बताइए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो वही है ना जो 2 बार ICS परीक्षा जिन्होंने निकाली थी, और जिनको अंग्रेजों ने गलत आरोप लगाकर इनको नौकरी से भी निकाल दिया था। और ये वही हैं जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन ग्रुप बनाया था, याद हो गया होगा आपको। ठीक, इन्होंने प्रस्ताव रखा इस सभा में, प्रस्ताव ये रखा कि भैया हम एक फेडरेशन हॉल की स्थापना करेंगे। इन्होंने क्या कहा, हम एक फेडरेशन हॉल की स्थापना करेंगे अगर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो जाता है तब। और ये फेडरेशन हॉल क्या होगा, एक हॉल होगा सिंपल तरीके से, वहाँ पे हम आकर रणनीति करेंगे, जो भी आगे आंदोलन चलाना है वहाँ पे बैठ के सभा करेंगे। तो ये विरोध का प्रतीक होगा, ये आंदोलन के ये जो बंगाल का विभाजन करने का जो इन्होंने किया है ना, इसके विरोध करने का ये प्रतीक होगा कि हाँ, उसके विपक्ष में अगर कोई भी आंदोलन चलाना है या कोई भी रणनीति बनानी है तो इस टाउन हॉल में आकर हम करेंगे, इस फेडरेशन हॉल में आकर करेंगे। ठीक है, तो फेडरेशन हॉल की स्थापना की जाएगी अगर 16 अक्टूबर को सच में बंगाल का विभाजन लागू हो जाता है तब। क्योंकि सबको उम्मीद थी कि भैया शायद ना लागू हो, अगर हम डरा दें अंग्रेजों को कि भैया हम ऐसे आंदोलन करने वाले हैं तो शायद वो अपना फैसला वापस ले ले। ठीक, और यहाँ ये भी कहा गया कि आंदोलन होगा, स्वदेशी आंदोलन होगा, बहिष्कार आंदोलन होगा। स्वदेशी चीज़ हम अपनाएंगे, अंग्रेजों की चीज़ का बहिष्कार करेंगे। अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया, बंग भंग का जो फैसला मतलब बंगाल विभाजन का फैसला अगर वापस नहीं लिया, हम आंदोलन चलाएंगे। तो हमने धमकी दे के हम चले गए, लेकिन पता अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सच में विभाजन कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने बंगाल विभाजन करने की घोषणा की थी ना कि हाँ मतलब लागू हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को, तो सच में बंगाल विभाजन लागू उन्होंने कर दिया। तो अब होना क्या था, हमने आंदोलन चलाया। ठीक है, अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नोट कर लीजिएगा, एक महत्वपूर्ण नोट है कि प्रारंभिक जो आंदोलन का नेतृत्व है ना, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ही हुआ था। जो आंदोलन में हमने बहिष्कार करना था, इस बहिष्कार का जो सुझाव दिया गया था ना, वो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। ये कृष्ण कुमार मित्र हैं, इन्होंने ही सुझाव दिया था कि बहिष्कार कीजिए,
अंग्रेजी सामान का बहिष्कार कीजिए। इन्होंने ये सुझाव दिया था। ठीक, अब हमने सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बताइए क्या कह रखा था। 7 अगस्त को उन्होंने यही घोषणा की थी कि हम एक फेडरेशन हॉल की स्थापना करेंगे यहाँ। अगर 16 अक्टूबर को लागू हो जाता है बंगाल का विभाजन, तो 16 अक्टूबर को लागू हो गया तो हमने जो कहा था हम भी करेंगे, फेडरेशन हॉल स्थापित करेंगे। तो फेडरेशन हॉल जो स्थापित करना था, नींव किसके द्वारा रखी गई? मतलब फेडरेशन हॉल बनने वाला है तो नींव किसके द्वारा रखी गई? मतलब वहाँ पे जो पूजा पाठ करनी है, जैसे घर बनाते समय नींव रखी जाती है ना, वो नींव किसके द्वारा रखी गई? तो ये आनंद मोहन बोस के द्वारा रखी गई। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने ही तो मिलकर आपका जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक, तो 16 अक्टूबर को फेडरेशन हॉल की नींव रख दी गई आनंद मोहन बोस के द्वारा। महत्वपूर्ण फैक्ट है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाने वाला। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि इस दिन को हम राखी दिवस के रूप में मनाएंगे। अंग्रेज चाह रहे हैं कि हम अलग हो जाएं, हिंदू मुस्लिम अलग टूट जाए ना, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हम अंग्रेजों को बता देंगे कि जितना मर्जी अलग करो हमें, हम अलग नहीं होंगे। हम राखी दिवस मना के उनको ये जताएंगे, क्योंकि राखी क्या है? एकता का प्रतीक है, प्यार मोहब्बत का प्रतीक है। तो हम एक दूसरे को राखी बांधेंगे पीले रंग की और अंग्रेजों को दिखाएंगे कि हम हिंदू मुसलमान एक ही हैं, अलग नहीं हुए हैं, भले आप हमको जितना मर्जी अलग करने का प्रयास कर लो। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक, जबकि रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने ये सलाह दिया कि इस दिवस को हमें शौक दिवस मनाना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने तो इस दिवस को राखी दिवस मनाने को कहा, जबकि रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी जी ने इस दिवस को शौक दिवस मनाने के लिए कहा कि शौक मनाएंगे हम इस दिवस को, उपवास करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। तो ये सब रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने ऐसा कहा। देखिए, इस पूरे आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो नारा लगाया जाता था वो वंदे मातरम लगाया जाता था, वंदे मातरम गीत। ये इस आंदोलन का शीर्षक गीत था, समझ लीजिए, थीम सॉन्ग था ये इस आंदोलन का। इस आंदोलन का ही नहीं, इसके बाद जितने भी आंदोलन होंगे ना, तो ये वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, ये क्रांतिकारियों के भी और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे सबके जुबान पे ये वंदे मातरम गीत रहता था, बहुत प्रचलित था। ठीक है, वंदे मातरम का मतलब ये है कि हे माँ, हम आपकी वंदना करते हैं। माता यहाँ मतलब हमारी धरती माँ है, हमारा भारत माता है। अब स्वदेशी आंदोलन का जो प्रसार है केवल बंगाल में ही नहीं, बंगाल के बाहर भी हुआ था। इसी बात को लेकर नरम दल गरम दल आपस में भिड़ते थे ना। नरम दल कहता था कि केवल बंगाल में रखो इस आंदोलन को, लेकिन गरम दल कहता है कि नहीं, बंगाल के बाहर भी इस आंदोलन को रखा जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा पॉपुलर गरम दल के नेता हो गए हैं, तो गरम दल नेता उनकी बात मानी जाएगी। तो इसलिए पूरे भारत में लगभग ये प्रसिद्ध था। पूरे भारत मतलब जो 4 मुख्य इलाके हैं ना, वहाँ फेमस था। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक इसका नेतृत्व कर रहे थे, इसको बढ़ावा दे रहे थे। वो कैसे इसको फैला रहे थे? अपने जो उन्होंने गणपति उत्सव और गणेश उत्सव या शिवाजी उत्सव वो चलाते थे ना, हर साल ये उत्सव मनाते थे, तो इसी के माध्यम से ये इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। 1893 ईस्वी में इन्होंने गणपति उत्सव या गणेश उत्सव शुरू किया हुआ था। हर साल एक मेला लगता था इस दिन, और वैसे ही 1896 से शुरू किया था शिवाजी महोत्सव, ये भी हर साल मेला लगता था। इस मेले में अब इकट्ठा लोग होते थे, तो स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन का प्रचार इसमें करते थे, लोगों को बताते थे कि बहिष्कार कीजिए अंग्रेजों का। और दिल्ली में इस आंदोलन का जो नेतृत्व है सैयद हैदर रजा ने किया है, ये याद कर लीजिए। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक फैक्ट्री खोल दी थी जहाज बनाने वाली, पानी वाली जहाज बनाने वाली। जो एक पानी वाली जहाज होती है जिसमें वो पर्दा सा लगा होता है, ऐसे स्टीम वाली जहाज होती है, हवा के माध्यम से चलती है, तो वो जहाज बनाने की इन्होंने फैक्ट्री खोल दी थी। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन भी है, तो स्वदेशी को बढ़ावा देना है तो घर में फैक्ट्रियाँ खोलनी है। अब पंजाब और यूपी के इलाकों में इस आंदोलन को बढ़ावा अजीत सिंह और लाला लाजपत राय दे रहे थे। अजीत सिंह आप जानते हैं कि भगत सिंह के चाचा जी हैं, और लाला लाजपत राय को तो कौन नहीं जानता, इनको सब जानते हैं। तो ये सब पंजाब वाले इलाके में मुख्य तौर पर नेतृत्व कर रहे थे। अब बंगाल का विभाजन हो चुका है 16 अक्टूबर को, तो अक्टूबर बीता, नवंबर बीता, दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता था। तो उस साल कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता
गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुई। ये गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु हैं, जा बताइए, किसके राजनीतिक गुरु हैं? ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं ना, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की और इस आंदोलन में गरम दल नरम दल के बीच में मतभेद हुआ और मतभेद इतना आगे बढ़ता जाएगा कि 1907 में गरम दल नरम दल अलग हो जाएंगे। अब आंदोलन का समर्थन तो किया कांग्रेस ने, लेकिन नरम दल वाले कह रहे थे कि देखिए आंदोलन केवल हम बंगाल में रखें सीमित, सही रहेगा। गरमपंथी कह रहे थे कि ना 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 ना, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, बहुत अच्छा मौका मिला है अंग्रेजों के खिलाफ, हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएंगे, पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे। और नरम दल कह रहे थे कि केवल वस्तुओं का ही हम बहिष्कार करेंगे, जो अंग्रेजों की वस्तुएं हैं ना, जो यूरोपीय वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करेंगे। जबकि गरम दल वाले कह रहे थे कि नहीं नहीं, बहिष्कार होगा तो पूरे तरीके से बहिष्कार होगा, केवल वस्तुओं का नहीं, सेवाओं का भी बहिष्कार होगा। जैसे अंग्रेजों के जो स्कूल कॉलेज, उनकी नौकरियां, इन सब का बहिष्कार होगा, हर लेवल पे इनका बहिष्कार करेंगे, इनकी कमर तोड़ के रख देंगे। ये गरम दल वाले चाह रहे थे, उग्र स्वभाव के थे ही गरम दल वाले, ठीक। नोट, एक बहुत महत्वपूर्ण नोट कर लीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन ने अपने प्रचार के लिए पारंपरिक जो त्यौहार, धार्मिक मेलों का सहारा लिया। अब इसी कारण से जो मुस्लिम लोग थे वो इस आंदोलन के साथ नहीं जुड़े, क्योंकि इस आंदोलन की जो शुरुआत हो रही है गंगा में डुबकी लगाने के बाद इसकी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और वहाँ देख लीजिए हमारे बाल गंगाधर तिलक जी गणेश उत्सव और जो हिंदू धार्मिक त्यौहार हैं, गणेश उत्सव, शिवाजी महोत्सव, इसकी सहायता से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुसलमान इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए इस आंदोलन में, वो सोचते थे कि ये हिंदुओं का आंदोलन है। वैसे भी वो बंगाल के विभाजन से बहुत खुश थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनको कह रखा था कि जो बंगाल का विभाजन किया गया है ना, जो पूर्वी बंगाल में जो मुसलमान हैं, इनको इतनी अच्छी सुविधाएं मैं दूंगा, इतनी अच्छी सुविधाएं दूंगा जो अंग्रेज़ों के टाइम, जो उनको मुग़लों के टाइम पर नहीं मिली थी। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मुसलमानों को ऐसी सुविधाएं मिलेंगी कि जो इनको मुग़लों के समय पर नहीं मिली हैं। और जो आपका बैम्पफील्ड फुलर था, पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको बनाया गया था, उसने कहा देखो भैया, हमारी जो अंग्रेज़ों की दो पत्नियां हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान, लेकिन जो मुसलमान है वो हमारी बहुत बेस्ट पत्नी है, बहुत प्रिय पत्नी है, उसको हम ज़्यादा प्यार करते हैं। ये बैम्पफील्ड फुलर ने कहा था। अब कांग्रेस का फिर आगे चलकर कलकत्ता अधिवेशन होता है 1906 में। यहाँ पर विवाद गरम दल नरम दल के बीच में अध्यक्ष बनने को हो जाता है। नरम दल वाले सोच रहे थे कि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए, गरम दल वाले सोच रहे थे कि ना, या तो लाला लाजपत राय को बनाया जाए या बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए। लेकिन ये लड़ाई यहाँ पर जो होने वाली थी वो पोस्टपोन हो जाती है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बन जाते हैं। और दादा भाई नौरोजी ऐसी शख्सियत थे कि कोई इनको ना तो कर ही नहीं सकता था, इतने सम्मानजनक व्यक्ति थे ये। हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य भी रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और जो ड्रेन वेल्थ थ्योरी है, अंग्रेज़ों की जो पोल खोली थी कि यहाँ से कितना पैसा लूट कर ले जा रहे हैं, वो सबसे पहले ड्रेन वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी को ही देने का श्रेय दिया जाता है। और इस अधिवेशन में, कलकत्ता के इस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज की मांग की गई, लेकिन यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया कि स्वराज का मतलब क्या है, वेदर डोमिनियन स्टेटस या पूरी तरीके से स्वतंत्रता, ये यहाँ पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया। गर्मपंथियों के दबाव में आकर स्वराज की मांग तो स्वीकार कर ली गई, लेकिन पूरी उसकी परिभाषा नहीं बताई गई कि स्वराज का मतलब क्या है, कि पूरी तरीके से इंडिया के हाथ में पावर होगी, मिलनी चाहिए, या अंग्रेज़ों के साथ में रहकर, अंग्रेज़ों के अधीन रहकर हम यहाँ पे बड़े बड़ी पोस्टों पे जाएंगे। अब देखिए एक नोट बहुत महत्वपूर्ण है, सिस्टर निवेदिता, ये हमारी जो स्वतंत्रता सेनानी है, ये सिस्टर निवेदिता जो है ना, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। इन्होंने कहा था कि विदेशी वस्तुओं को, अंग्रेजी वस्तुओं को इस्तेमाल करना वैसा ही है जैसे गौ की हत्या करना, तो ये सिस्टर निवेदिता ने कहा था। तो ऐसे बड़े बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी लीडर थे वो अपने अपने हिसाब से इस आंदोलन का बहिष्कार कर रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात कर लीजिए, देख लीजिए। शुरुआत में तो ये बंग भंग आंदोलन का साथ देते हैं, लेकिन
उसके बाद जब देखते हैं कि भैया बहुत बड़े लेवल पर बहिष्कार किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दे रहे हैं, इस आंदोलन का पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई छोड़ दे रहे हैं, और पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे तो इनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो अनपढ़ रह जाएगी। इस कारण से इस आंदोलन से वो परहेज कर रहे थे, इस आंदोलन का साथ उन्होंने नहीं दिया, इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे कि भैया ये आंदोलन नहीं होना चाहिए ऐसा। रविंद्रनाथ टैगोर क्यों? क्योंकि बहिष्कार बहुत बड़े लेवल पर हो रहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो आप जानते ही हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का जो है राष्ट्रगीत लिखा हुआ है, एक राष्ट्रगान लिखा हुआ है, एक हमारा और एक बांग्लादेश का। अमार सुनार बांग्ला जो है गीत, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा हुआ है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और हमारा जन गण मन भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा है तो वंदे मातरम किसने लिखा है, जो गीत है ये किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, पहले बताया हुआ है मैंने। अब इस बंगाल विभाजन की बंग भंग की आंदोलन जो चल रहा था हमारा, बहिष्कार आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, इसकी विशेषता क्या है? अब देखिए, ये भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जिसे आप बेझिझक कह सकते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है। इससे पहले आंदोलन 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसको हमारा पहला राष्ट्रीय आंदोलन कहने में कई लोग मतभेद करते हैं कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं लड़ी जा रही थी, ऐसा कहा जाता है। हालांकि जैसे हमारे वीर सावरकर जी हैं, उन्होंने बुक लिखी हुई है 1857 का स्वतंत्रता समर। उन्होंने कहा है कि ये पहली लड़ाई थी, स्वतंत्रता, पहला स्वतंत्रता संग्राम था जो राष्ट्रीय आंदोलन जिसको कहा है। तो 1857 की क्रांति को लेकर मतभेद है, लेकिन इस आंदोलन को, ये जो भंग आंदोलन है या बंगाल विभाजन आंदोलन है, इसको तो सभी राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। तो ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन बेझिझक माना जाएगा। और इस आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार घर से बाहर निकलकर आंदोलन किया, बहिष्कार किया। अंग्रेज़ों जो विदेशी चूड़ियाँ थी उसको बहिष्कार किया, जो मेकअप का सामान था, विदेशी साड़ियाँ थी, सबकी होली जलाई, सबको जलाया। ठीक है, लगभग हर वर्ग ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मजदूर वर्ग हो, चाहे महिला हो, विद्यार्थी हो, किसान हो। हालांकि इस आंदोलन में किसानों ने कम पार्टिसिपेट किया, लेकिन एक सम्मेलन हुआ था, वारिसाल सम्मेलन, इसके अध्यक्ष अब्दुल रसूल थे। इसमें सब लगभग किसान ही थे और बहुसंख्यक मुसलमानों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। कुछ मुसलमानों ने किया था, कुछ, लेकिन ज़्यादातर मुसलमानों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि वो खुश थे बंगाल विभाजन से ना, वो खुश थे और हम आंदोलन कर रहे थे तो वो हमें गलत समझ रहे थे और वो और हिंदुओं के नफरत करने लग गए कई लोग। क्यों? वो सोच रहे थे कि भैया हमें एक खुशी मिली है बंगाल विभाजन के रूप में और हिंदू लोगों से ये सहा नहीं जा रहा है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को वो समझने लग गया कि ये एक हिंदू पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इस आंदोलन में सम्मिलित थी, तो सोचने लग गए कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है। और इसी कारण से उन्होंने 1906 में जाकर अपनी एक मुसलमानों की एक पार्टी बना ली, जिसे मुस्लिम लीग कहा गया। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना का कारण यही होता है। ठीक, बहुसंख्यक मुसलमान पार्टिसिपेट नहीं किए। इसका कारण भी है, कर्जन ने कह रखा था उनको कि हम उनको मुग़ल काल से भी ज़्यादा अधिक सुविधाएं देंगे। और बैम्पफील्ड फुलर ने कह रखा था कि मुसलमानों की प्रिय पत्नी, हमारी जो प्रिय पत्नी है वो मुसलमान है। मैंने पहले बताया आपको। ठीक, अब इसकी विशेषताएं क्या है कि हमने स्वदेशी आंदोलन चलाया हुआ है, तो कई स्वदेशी कॉलेज, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ खोली गई। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने बंगाल में केमिकल की फैक्ट्री खोली। ये एक साइंटिस्ट थे, तो बंगाल में केमिकल की फैक्ट्री खोली गई। ऐसे ही चिदम्बरम पिल्ले का नाम पहले आ चुका है, तो चिदम्बरम पिल्ले ने तमिलनाडु के अंदर एक जगह है तूतीकोरिन, यहाँ पर एक स्टीम नेविगेशन फैक्ट्री खोली, मतलब पानी वाली जहाज़ बनाने की एक फैक्ट्री खोली। जो पानी वाली जहाज़ है, जो यहाँ कपड़ा पर्दा से लगा होता है, हवा से चलती है ना, तो ये 1906 में इन्होंने तूतीकोरिन में ये फैक्ट्री खोली। और इसी प्रकार देश में 4 बड़े बैंकों की स्थापना की गई जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया,
1906 में स्थापित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में स्थापित किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में स्थापित किया गया। बैंक ऑफ मैसूर 1913 में स्थापित किया गया। तो ये 4 बड़े बैंकों की स्थापना हुई। देख लीजिए स्वदेशी चीज़ें हम अपना रहे हैं कैसे। ठीक, इसके अलावा अविंद्रनाथ टैगोर अपने ज़माने के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, जैसे ड्राइंग वाइंग बनाते थे ना, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। इन्होंने 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। तो ये ऐसा संगठन होगा, ऐसा सिस्टम होगा जो आर्ट से संबंधित होगा। तो भारतीय कला के ऊपर वेस्टर्न प्रभाव कम किया जा सके, हम अपनी कला पर निर्भर रहें, वेस्टर्न कला पर निर्भर ना रहें, इस उद्देश्य से इन्होंने ये संगठन बनाया, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। अविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और धोबियों ने क्या किया, विदेशी वस्त्रों को धोने से मना कर दिया, कि उन्होंने बोला हम भैया विदेशी वस्त्र नहीं धो सकते हैं। ठीक, और अश्विनी कुमार बनर्जी का नाम याद रखिए, इन्होंने सलाह दी कि भैया देखिए मुसलमान इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अगर इस आंदोलन में हम अकबर और मीर कासिम के सम्मान में उत्सव मनाने लग जाएं तो शायद मुसलमान भी इसमें पार्टिसिपेट करें। जैसे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी गणेश उत्सव मना रहे हैं, शिवाजी उत्सव मना रहे हैं, वैसे ही अगर हम अकबर उत्सव, मीर कासिम उत्सव मनाने लग जाएं, ये अश्विनी कुमार बनर्जी ने कहा, ऐसा मनाने लग जाए तो वो शामिल हो जाएंगे। अब स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा भैया, विशेषता पढ़ लिया, प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव ये हुआ कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हो गई। क्यों? क्योंकि ये हुई कि स्वदेशी आंदोलन आगे चलकर असफल हो गया, फेल हो गया। 1908 आते आते ये आंदोलन खत्म हो गया लगभग, क्योंकि 1907 में बंगाल जो हमारी कांग्रेस का खुद का विभाजन हो गया, नरम दल गरम दल, तो ये आंदोलन समाप्त की कगार पे आ गया। तो समाप्त की कगार पे आया तो जो हमारे युवा वर्ग थे, स्कूल कॉलेज छोड़कर इस आंदोलन पे लगे हुए थे, अब उनको कुछ नहीं सूझा, ये हताश हो गए। इस कारण से वो क्रांतिकारी रास्ते पे चल गए, शस्त्र उठा लिए उन्होंने, गोला बम उठा लिया। तो अब बोले वो कि हम बम के सहायता से, बंदूक की सहायता पे हम जो है देश को आज़ाद कराएंगे। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, क्योंकि इस आंदोलन से मुसलमानों को लग रहा था कि ये हम उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। और कांग्रेस को उन्होंने देखा कि ये एक हिंदूवादी पार्टी है, और आंदोलन भी हिंदू की तरह चल रहा था, सब कुछ इसमें हिंदू वाला जो चीज़ है वो अपनाया जा रहा था, चाहे उत्सव हो, चाहे कोई भी तरीका हो, ये हिंदू की तरह हो रहा था। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक पार्टी बनाई, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई 1906 में। कैसे स्थापना हुई अगले वीडियो में हम देखेंगे इसको। और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल के बीच में। यहीं से विवाद उत्पन्न हो गया, जैसे आपने देखा 1905 में आपस में भिड़ गए कि भैया आंदोलन कैसा होना चाहिए, उस बात को लेकर भी भिड़ गए। बहुत सारी बातें थी हालांकि, तो कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब शिक्षा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो शिक्षा के ऊपर प्रभाव पड़ा कि हम स्वदेशी शिक्षा के लिए हमने क्या किया, तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का हमने स्थापना कर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की, इसके अध्यक्ष बनाए गए सतीश चंद्र मुखोपाध्याय। ठीक है, तो इस राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमने मीटिंग बुलाई। तो ये मीटिंग जो हुई थी, ये रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हमने टाउन हॉल में मीटिंग का आयोजन किया। तो ठीक है, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में मीटिंग होने लग गई टाउन हॉल में। तो यहाँ निर्णय लिया गया कि एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाएगी, जिसके अध्यक्ष हम सतीश चंद्र मुखोपाध्याय को बनाएंगे। ठीक, तो ये भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। और जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की हुई है, शांति निकेतन की स्थापना, वहाँ कई प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं, आज भी वहाँ एक स्कूल कॉलेज सब अवेलेबल है। तो टैगोर जी ने जैसे शांति निकेतन की स्थापना की है, वैसे ही बंगाल नेशनल कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। तो ये की गई बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना, जिसके प्रथम आचार्य अरविंद घोष थे। अरविंद घोष, याद रखिएगा सभी चीज़ें। ठीक, और नोट कर लीजिएगा, सुबोध चंद्र मलिक का नाम आप याद रखिए। इन्होंने इस आंदोलन में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि दान की थी। सुबोध चंद्र मलिक ने इस आंदोलन में स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि दान में दी थी। और 25 जुलाई 1906 में
बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। देख लीजिए सब स्वदेशी इंस्टीट्यूट हैं ये, सब स्कूल कॉलेज सबने छोड़ा हुआ है अंग्रेजों का, तो इंडिया का स्वदेशी कुछ ना कुछ होना ही चाहिए उनको शिक्षा देने के लिए, तो उसी तर्ज पर ये स्थापित की जा रहे हैं। ऐसे ही रंगपुर में नेशनल स्कूल की स्थापना होती है 8 नवंबर 1905 को। और आंदोलन में जितने भी विद्यार्थी शामिल थे उनका हौसला तोड़ने के लिए सरकार ने 2 सर्कुलर जारी किए। सर्कुलर मतलब एक आदेश जारी किया। वो आदेश, 2 आदेश उनको बोला जाता है, पहले को कार्लाइल सर्कुलर और दूसरे को लायन सर्कुलर। कार्लाइल सर्कुलर, जो ये कार्लाइल आदेश था, ये 10 अक्टूबर 1905 को निकाला गया। बंगाल के उस समय मुख्य सचिव RW कार्लाइल थे ना, तो इसीलिए इसे कार्लाइल सर्कुलर कहा जा रहा है। इसमें इन्होंने ये नियम निकाला, ये जो नियम इन्होंने निकाला ना, ये जो आदेश निकाला, ये जिले के मजिस्ट्रेट और जो कलेक्टर थे उनके लिए निकाला, उनको बताने के लिए, उनको चेतावनी देने के लिए निकाला कि उनको ये कहा कि अपने अपने क्षेत्र में जो आपके स्कूल कॉलेज हैं उनको आप समझा लो, उनको हिदायत दे दो, यदि उनके विद्यार्थी आंदोलन में शामिल होते हैं तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाएगा। अगर शामिल होने से वो नहीं रोक पाते हैं ना, तब उन संस्थानों पर कार्यवाही की जाएगी, उनको जो सरकारी सहायता दी जा रही है वो रोक दी जाएगी। ऐसा इन्होंने किसको कहा? जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को कहा कि अपने अपने क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जो भी सरकारी स्कूल कॉलेज आते हैं उनको समझा दो कि वो अगर अपने विद्यार्थियों को इस आंदोलन में शामिल होने से नहीं रोक पाते हैं ना, तो उस सरकारी स्कूल कॉलेज की जो पैसे उनको दिए जा रहे हैं, मदद दी जा रही है, वो रोक दी जाएगी और उनके ऊपर उचित कार्यवाही भी की जाएगी, और की भी गई। ऐसे कलकत्ता में के अंदर कई कॉलेज थे जिनको बंद कर दिया गया था। और दूसरा जो सर्कुलर था क्या था? लायन सर्कुलर। तो ये दोनों सर्कुलर आपको याद रखने हैं। लायन सर्कुलर ये पूर्वी बंगाल में मुख्य तौर पर लाया गया था, जारी किया गया था। इसमें ये कहा गया, ये डायरेक्ट बच्चों को कहा गया था, अगर किसी विद्यार्थी ने वंदे मातरम का नारा लगाया तब उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा इनको बोला गया। तो देख लीजिए, वंदे मातरम सुनते ही अंग्रेजों के कानों से खून आने लग जाता था, हर जगह वंदे मातरम वंदे मातरम। अब वंदे मातरम को देख लीजिए, ये आदेश देकर शब्द का उच्चारण करने से भी रोक रहे हैं। जो देखते थे वंदे मातरम कह रहा है उसको जेल में डाल देते थे, इतना खतरनाक हो गया था वंदे मातरम। ठीक, तो छात्रों ने क्या किया? छात्रों ने इन सर्कुलर का विरोध करने के लिए एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन कर लिया, जिसके सचिव सचिंद्र प्रसाद बसु थे, जो इन सर्कुलर के खिलाफ काम कर रहे थे। अब बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने के लिए सबसे बड़ा जो कार्य किया गया, बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा बढ़ाने का सबसे जो बड़ा काम किसके द्वारा किया गया? डॉन सोसाइटी के द्वारा किया गया। और ये डॉन सोसाइटी की स्थापना बहुत पहले ही हो चुकी थी, 1902 में, लेकिन इसका यूज़ इस आंदोलन में किया गया। इसके सचिव सतीश चंद्र मुखर्जी थे। विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा? अब हमारे जो स्वदेशी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हमारे लिए काम करना शुरू किया। तो जगदीश चंद्र बोस हैं, इन्होंने 2 सिद्धांत दिए 1906 के अंदर, एक पौध प्रक्रिया सिद्धांत और एक तुलनात्मक इलेक्ट्रोसाइकोलॉजी सिद्धांत। तो मतलब ये बुक थी, प्लांट रिएक्शन बुक थी, उसी में ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, और कंपैरेटिव इलेक्ट्रोसाइकोलॉजी ये बुक थी, इसमें तुलनात्मक इलेक्ट्रोसाइकोलॉजी सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो ये 2 सिद्धांत दिए थे। ऐसे ही प्रफुल्ल चंद्र रॉय, मैंने बताया, ये भी एक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने जो है बंगाल में केमिकल फैक्ट्री भी खोली थी। ठीक है, और भारत के पहले समझ लीजिए कि रसायन अन्वेषक, या कह सकते हैं कि वैज्ञानिक थे। ठीक, रसायन विज्ञान के प्रवक्ता भी थे। किस कॉलेज में? प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर। इन्होंने एक बुक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। ये प्रफुल्ल चंद्र रॉय के बारे में इतनी बातें याद रखिए। उद्योग धंधों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो विदेशी वस्तुओं का हमने बहिष्कार किया है, तो स्वदेशी की मांग तो होगी ही होगी। तो इसके लिए हमने उद्योग धंधों के लिए बंगाल में केमिकल फैक्ट्री खोली, जैसा कि मैंने बताया अभी। साबुन बनाने वाली फैक्ट्री खोली, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री खोली, माचिस बनाने वाली फैक्ट्री खोली, कई प्रकार के बैंक भी खोले गए, जो 4 बैंक मैंने बताया आपको। ठीक है, आंदोलन असफल क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो कांग्रेस का विभाजन। 1907 में जो सूरत के अंदर अधिवेशन होता है, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष होते हैं, इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, नरम दल गरम दल। मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है 1906 में, ये भी एक असफलता का कारण है।
कि मुस्लिम लीग अलग हो गई है, मुसलमान अलग हो गए हैं। आंदोलन का नेतृत्वहीन हो जाना। 1907 में जब विभाजन हुआ तो 1907 के बाद जो गरम दल के नेता मेन जो लीड कर रहे थे इस आंदोलन को, उनको अंग्रेज़ों ने दमन चक्र के चलते जेल में डाल दिया। कईयों को जेल में डाल दिया और कईयों ने संन्यास ले लिया। जैसे बाल गंगाधर तिलक जी को 6 साल की सज़ा हो गई थी मांडले जेल में, म्यांमार के अंदर है जेल। और लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए थे। विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। ठीक है, तो ये हैं, ये सब तरीके हैं। अभी अरविंद घोष के बारे में पढ़ेंगे आप। पांडिचेरी चले जाते हैं, वहाँ पे ओरोविला आश्रम है, वो स्थापना करते हैं क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा था, इनको जेल में डाल दिया गया था। अलीपुर षड्यंत्र, जिसे मणिकतोला बम कांड भी कहते हैं, ये आप क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाएंगे, उसमें हम डिटेल में बताएंगे। तो CR दास ने इनकी वकालत की थी, इनके तरफ से वकील बने थे, इनको छुड़ा लिया था इन्होंने। लाला लाजपत राय अमेरिका चले जाते हैं। विपिन चंद्र पाल संन्यास ले लेते हैं, ये भी। और एक नोट कर लीजिएगा, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है। 1911 में दिल्ली दरबार लगाया जाता है। दिल्ली दरबार लगाकर ब्रिटेन की राजा रानी का स्वागत किया जाता है और वहाँ 2 घोषणाएं होती है। पहली घोषणा कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है, हालांकि उसमें उड़ीसा बताऊंगा कि अलग कर दिया गया। वो 1911 का जो दिल्ली दरबार पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं। और दूसरी बात ये कही गई कि जो कलकत्ता पहले राजधानी है ना, इसको बदलकर हम दिल्ली राजधानी कर देते हैं। तो ये आपका सब टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक अरुंडेल समिति का गठन किया गया था 1906 में, जब नई वाइसराय आ गए थे, लॉर्ड मिंटो सेकंड आ गए थे उस समय, लॉर्ड कर्जन चले गए थे। इन्होंने अरुंडेल समिति का गठन करवाया था। और इस अरुंडेल समिति की जब रिपोर्ट आई थी ना, उसमें कुछ बातें बंगाल विभाजन से संबंधित भी कही थी इन्होंने। इस अरुंडेल समिति ने बंगाल विभाजन से ये बात कही थी कि जो बंगाल का विभाजन किया गया है ये गलत फैसला है। ऐसे इम्पोर्टेंट है, वैसे याद कर लीजिए, अरुंडेल समिति ने इस विभाजन को गलत बताया था। तब ये आज का टॉपिक है भैया। कल के वीडियो में मुस्लिम लीग हम पढ़ेंगे। तो ये जो क्रम से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास नोट्स मेरे हैं, ये बहुत गजब के क्लास नोट्स हैं। कोई एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए हुए हैं इस टॉपिक से, आप करके देखिए, तुरंत इसका जवाब दे पाएंगे आप। तो लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।